हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा, जैसा कि भी आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ के आए हैं भी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, भी कोई भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसके अंदर हमने मेजरमेंट कैसे देखी थी। तो बेसिकली बेटा हमने देखा था वहां लेंथ की मेजरमेंट में दो तरह से होता था, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाले के अंदर बेटा मैं आपको ये भी बता चुका हूं भी जैसे तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। जैसे हमारे पास बेटा एक तो कौन सी थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरी लाइट ईयर, तीसरी कौन सी थी बेटा, पारसेक। ठीक है। और आज की क्लास में बेटा आपको हमने कुछ बेसिकली सिर्फ 2 या 3 टर्म्स है जो क्लियर करेंगे ताकि मेजरमेंट ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर हो जाए। ठीक है, जिसमें हमारी 3 चीजें रहेगी। पहला इनडायरेक्ट मेथड के ही है वो भी। पहला बेटा जो आपके पास रहेगा वो रहेगा कौन सा मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, भी हमारे पास उसके बेस पे कैसे कैलकुलेशन की जा सकती है या किसी भी पॉइंट की हाइट या सेपरेशन को मेजर किया जा सकता है। दूसरा रहेगा बेटा भी अगर आपको यहां से किसी प्लेनेट वगैरह का साइज देखना हो तो वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तीसरा बेटा भी हमारे पास यहां से अगर कोई स्टार हो या कोई एक प्लेनेट हो तो उसकी हमारे पास सेपरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आइए शुरुआत करते हैं। हमारे पास वो तीनों मेथड क्या है और क्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, जैसा कि हमने देखा था मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर जो इनडायरेक्ट का एक पार्ट और बचा था हमारा, कौन सा मेथड है, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। बेटा बेसिकली दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री मेथड का यूज क्यों किया गया। ठीक है बेटा, तो एक बात बताइए, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन जो 10th लेवल पे लेके चलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए भी सपोज कीजिए आपके पास ये कोई एक हिल वगैरह है, आपको कहते हैं भी कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, आपको लेट इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए बी, और आपको कहते हैं भी हमारे पास यहाँ सामने कोई एक बिल्डिंग खड़ी है। इट मे बी पॉसिबल ऑफ एनी हाइट एनी लेंथ, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता यार। इसको विजुअलाइज करना है, जैसे ऐसे करो, सपोज करो आप किसी हिल वगैरह पे जा रहे हो, किसी पहाड़ वगैरह पे जा रहे हो। ठीक है बेटा, पहाड़ वगैरह पे जा रहे हो, आपने देखा यार बीच में सामने खाई आ गई और मेरे को कहती है इस पहाड़ की हाइट बताओ, इस पहाड़ की क्या बताओ, हाइट पे, पहाड़ कितनी हाइट पर कितनी हाइट पे नहीं है। तो कैसे करें, एक तरीका तो ये बेटा क्या करो, पहले खाई में उतरो फिर पहाड़ चढ़ो, है ना, फित्ता लेके चलना शुरू कर दो, उसकी हाइट माप लो। सबसे बकवास मेथड, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तो उसने कहा भी अगर क्या मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट मुझे पता है, मुझे बीच में खाई में नहीं उतरना, तो क्या भी मैं इसकी हाइट मेजर कर सकता हूं। उन्होंने कहा देखते हैं। तो इन्होंने कहा इसकी मदद की किसने, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड ने। इसलिए बेटा एक काम कीजिए, अगर आप यहां से सामने जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर लो, है ना बेटा। तो उसने कहा भी जो भी आपके दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ए एंड बी, मैंने कहा लेट ए एंड बी पॉइंट्स के बीच की कुछ सेपरेशन कितनी है, एक्स। ये तो आप मेजर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप इजीली ए से बी या बी से ए तक ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करा भी जो हमारे पास दूसरी हिल जिसकी मेरे को हाइट मापनी है, मैंने कहा लेट उसकी हाइट कितनी है, एच, जो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो आपने क्या कहा भी जो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से इसकी हाइट को ज्वाइन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। मैंने कहा लेट भी ए से जब उस टॉपेस्ट हाइट को जोड़ा गया, इसके साथ कुछ एंगल कितना बना बेटा, θ1। बी वाले पॉइंट के साथ लेट यहाँ पे कुछ जोड़ा गया, इसके साथ एंगल कितना बना, θ2। तो एक बात बताइए, आपके पास यहाँ 3 वेरिएबल हो गए, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स की सेपरेशन कितनी है, एक्स। ए वाले ऑब्जर्वेशन से जो टॉप मोस्ट पॉइंट का एंगल बना θ1, बी पॉइंट से जो एंगल बना वो कितना है, θ2। आपको सिंपली देखना है, क्या निकालना है, हाइट ऑफ दिस पॉइंट, है ना। क्लियर हो रहा है बेटा, ये आप बेसिकली देखा जाए 10th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, है ना। अब दिमाग में क्वेश्चन आई रहे एच निकालने कैसे, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैंने कहा भी मेरे को ए और बी के पॉइंट के बीच की सेपरेशन पता है, मैंने कहा बी और इस पॉइंट का नाम दे दिया लेट ओ, ऊपर वाले पॉइंट का नाम दे दिया जैसे सपोज करते हैं पी, कुछ भी मान लो। मैंने कहा लेट बेटा यहां वाली जो सेपरेशन है लेट की, मैंने कहा इस पॉइंट के बीच की सेपरेशन कितनी मान ली, वाई, लेट। ठीक है, तो आपके पास कौन सा मेथड था जिसमें आपका बेस एंगल वगैरह आते थे। सिंपल सी बात है, मेरे को कुछ नहीं पता, भी परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस पता है, तो आप सिंपल टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला यूज किया। तो उसने कहा बेटा यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनती दिख रही है, एक छोटे वाली ट्रायंगल और एक कौन सी है, बड़े वाली ट्रायंगल। तो कौन सी ट्रायंगल यूज कर ले, पहले सपोज करते हैं बड़े वाली मान ले। बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, फ्रॉम ट्रायंगल ए पी ओ, कौन सी ट्रायंगल है, ए पी ओ। इस ट्रायंगल से आपने यहाँ पे टेंजेंट θ1 निकाल सकते हैं। टेंजेंट θ1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कितना बेटा उसमें, ओपी डिवाइड बाय बेस कितना है, ओ ए। यहां तक कंफर्म।
ओपी कितना है बेटा आपके पास यहाँ पे एच कितना है एच, और बेस कितना है एओ, एक्स ये रहा वाई ये रहा, तो टोटल कितना हो चुका है बेटा आपके पास एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई बिकम वोट टेंजेंट थीटा 1। मुश्किल आसान है, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल बेसिक मेथड। सिमिलरली अगर आप बेटा छोटी ट्रायंगल से वाई वाले कंसीडर करते हैं तो फ्रॉम ट्रायंगल बीपीओ अगेन निकाला टेंजेंट थीटा 2। यार क्या आ गया, अरे सामने वाला कितना है एच बाय नीचे वाला कितना है वाई, यहां तक कंफर्म टेंजेंट थीटा 2 आ गया। बट बेटा एक बात खुद सोचो यार, यहां भी वाई है यहां भी वाई है, क्या मैं वाई की वैल्यू पुट ना कर लूं, आसान हो जाएगा। तो एक काम करते पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। एक बात बताओ, क्या इसी इक्वेशन को जो मेथड उन्होंने बताया स्टैंडर्ड बिल्कुल आसान है, क्योंकि मुझे एच निकालना है, दो इक्वेशन है, वाई मैंने माना था तो वाई खत्म करना है, तो क्या करते हैं एक से वाई निकाल लेंगे दूसरे में वाई पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम किया, क्या बेटा मैं x प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा बेटा, देखो h इंटू कितना हो जाएगा थीटा 1। हो गया नहीं हो गया, आपको पता है सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं यार, तो क्या आएगा, अरे यार गलती कर दी, क्या आया देखो x प्लस वाई ऊपर गया तो टेंजेंट थीटा 1 कहां जाएगा नीचे, तो इट बिकम h बाई टेंजेंट थीटा 1, मतलब कितना हो गया h इंटू कोट थीटा 1। ठीक है बेटा, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहां से y निकाल लो, y कितना हो जाएगा बेटा देखो h बाई टेंजेंट थीटा 2, तो ऊपर जाके कितना हो गया h इंटू वोट कोट थीटा 2, दैट्स y। आगे नहीं आगे बेटा, देखो y पता चल गया, y की वैल्यू इसमें पुट की करें तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस h कोट थीटा 2 इज इक्वल टू h कोट थीटा 1। अब देखो क्या आपको h निकलता दिख रहा है, यहां से इस चीज को उधर ले जाओ तो कितना बचा देखो x इक्वल टू h कोट ऑफ थीटा 1 माइनस h कोट ऑफ थीटा 2। आगे नहीं आ गया, इसमें से h निकालना है, h देखो क्या आ गया कॉमन, तो कितना बचा बेटा देखो कोट ऑफ थीटा 1 माइनस कोट ऑफ थीटा 2, और ये कितना है h, तो इसकी मदद से क्या आपकी हाइट निकल गई, यहाँ x आएगा सॉरी, तो h कितना आ जाएगा बेटा आपका x बाई कोट ऑफ थीटा 1 माइनस कोट ऑफ थीटा 2। बिल्कुल बेसिक सा मेथड है, ठीक है बेटा। देखिए बिल्कुल बेसिक मेथड, इसमें क्या कहा कि अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन पता हो और कोई एक हाइट दे रखी हो, उस हाइट को कैलकुलेट करना है तो वो कैसे निकालते हैं, मैंने कहा भी जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे उसके हाइट को जोड़ा, लेट इसके साथ एंगल बना थीटा 1, दूसरे के साथ एंगल बना थीटा 2। मैंने कहा ए बी पॉइंट के बीच की सेपरेशन कितनी है यार एक्स, ठीक है, तो मैंने कहा यार बी ओ वाली मानी नहीं, कितनी मान ली लेट वाई, तो टोटल कितनी होगी एक्स प्लस वाई। यार सीधा सा बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ नहीं है इसमें। तो उसने कहा दो ट्रायंगल दिख रही है, दो ट्रायंगल से पहले टेंजेंट थीटा 1 निकाला बड़े वाली से, तो ये आगे टेंजेंट थीटा 1 बिकम परपेंडिकुलर, मतलब ओपी डिवाइड बाय एओ, है ना बेटा। तो ये कितना हो गया ओपी कितना है h, ये कितना हो गया x प्लस वाई, इसको इधर फेंका इसको नीचे फेंका, ये स्टेप करके ये आ गया, ठीक है जी। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल से था उसका टेंजेंट थीटा 2 निकाला, वो कितना हो गया h बाय वाई, यहां से y निकाला तो ये कितना हो गया h इंटू कोट थीटा 2। आपने क्या करा बेटा, इस y की वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर दी, क्यों करनी क्यों पड़ी यार, करनी पड़ेगी क्योंकि बेटा आपने यहाँ y को एज्यूम किया था, एज्यूम किया तो खत्म तो करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे जस्ट आपने क्या करा, इस y की वैल्यू इस जगह पुट करी, इसको इधर फेंका, कॉमन लिया और सीधा कहां फेंक दिया नीचे, तो दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ये आपके पास मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ के, जब मैंने पहले बताया थे ना, जैसे रडार, इको, सोनार वगैरह वगैरह वाले या जितने भी मेथड थे उनमें से एक मेथड आपका बचा था। तो बेसिकली देखा जाए फर्स्ट नहीं कौन सा मेथड है 6, कौन सा मेथड था बेटा 6, 5 में वहां करवा चुका तो छठा ये मेथड था। तो इनडायरेक्ट मेथड की ये कंप्लीट हो गए। चलिए एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। आफ्टर डेट बेटा आपको कौन सा करवाना है, दो मेथड, पहला भी साइज ऑफ प्लेनेट कैसे मेजर करते थे, दूसरा हमारे पास किसी भी दूर के स्टार को या उसकी सेपरेशन को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स बेटा जैसे अभी हमने देखा मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर पहला मेथड कौन सा देखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। बेटा भी ऐसे ही एक हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है जिसके बिहाफ पे आपको ये पूछ लिया जाए भी, जैसे मून है, क्या है मून, मून का ये देख ली उसका डायमीटर कितना है, मून का साइज कितना है, या दे दे कोई जुपिटर या कोई भी अनदर प्लेनेट दे दे और ये पूछ ले जाए उस प्लेनेट का साइज कितना है। यार इस आर्टिकल को करने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यार एक बार बताओ, अगर मैं आपको कहता हूं भी कोई सपोज करते हैं दो लाइन्स हैं,
जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा बेटा दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बना लेट इट बिकम एंगल थीटा, और ये कोई एक सर्कल था, लेट इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे आर, और ये सामने क्या बनी है बेटा आर्क। मान सकता है नहीं मान सकता? तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं भी यार एंगल के सामने क्या है आर्क, ये क्या है रेडियस और ये क्या है थीटा। तो बचपन से आपने एक फॉर्मूला सुना है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। बस इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है हमारे पास किसके लिए, साइज ऑफ प्लेनेट क्या निकालने के लिए यार, साइज ऑफ प्लेनेट भी कैसे निकालने और कैसे ना निकालने। बिल्कुल स्कूल लेवल पे भी थोड़ा सा एडवांस बता के चलूंगा इसमें हल्का सा। बेटा जैसे मैं सपोज करता हूं भी लेट अस कंसीडर आप अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, आप ये तो है नहीं भी मून पे जाके मून का साइज लोगे कितना लेके माप दिया, दैट्स नॉट पॉसिबल है ना। तो आपने क्या कहा बेटा भी लेट अस कंसीडर यार आप अर्थ के किसी एक पॉइंट पे बैठे हो यहाँ पे है ना, यहां से आपने अपने चंदा मामा को देखा, इसको देखा चंदा मामा को देखा, आपको साफ साफ दिखता है भी जो चंदा मामा है वो एक स्फीयर गेंद दिखती है, एक प्लेट दिखती है। कुछ सोचो बेटा अगर आप किसी फुटबॉल को काफी दूर से देखते हो तो वो देखने में एक तरह से प्लेट दिखती है विच इज नोन एज डिस्क, क्या बोलते हैं डिस्क, क्योंकि आपको एक ही फेस दिखेगा ना, ये थोड़ी है पीछे का आगे का उभरा हुआ सारा दिखेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो जब आप इस चीज को कंसीडर करते हो तो आपके पास ये क्या दिखेगी एक डिस्क, इट इज जस्ट लुक लाइक अ प्लेट। यहां तक क्लियर है? तो आपने क्या करा बेटा भी आप इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस प्लेनेट के एक डायमीटर के इस एंड को देख लिया, ठीक है जी, और सिमिलरली और एक इस एंड को देख लिया, थोड़ा सा गंदा बन गया कोई दिक्कत तो नहीं, काम चला लेते हैं है ना बेटा। मैंने कहा भी आपने चंदा मामा के दोनों एंडो को पकड़ लिया, दोनों एंडो को देखा भी इसी पॉइंट से एक इस। तो स्टूडेंट्स बेटा भी आपने देखा भी मैंने कहा जैसे सपोज करता है अर्थ है यार अर्थ के किसी एक पॉइंट बी पे पकड़े हो बैठे हो, ठीक है नहीं। मैंने कहा बेटा जो चंदा मामा है चंदा मामा के दोनों कानों को देखा है ना, मैंने कहा लेट बेटा जो ये डिस्क बन रही है इस डिस्क का जो डायमीटर है अरे वो कितना है कैपिटल डी है ना, और मैंने कहा बेटा लेट जो ये रेडियस है ये कितनी मान ली आर। ये आपको पता होगा ना कि अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, पता है किसी को नहीं पता? अरे ध्यान देना 3,84,000 किलोमीटर। कितना होता है 3,84,000 किलोमीटर इज द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड मून। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई प्लेनेट भी तो हो सकता है, इसलिए मैं जस्ट एक बता रहा हूं, मैंने फॉर एग्जांपल मून लेके चल रहा हूं यहाँ पे है ना। तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं यार इतनी दूर का डिस्टेंस है तो जो ये डायमीटर है इट विल बिहेव लाइक एन आर्क। तो आपको साफ साफ पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो थीटा कितना हो गया बेटा, अरे कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, डी। ये एक तरह से आर्क का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है रेडियस का। तो थीटा इज इक्वल टू सामने वाला मतलब मून का डायमीटर डिवाइड बाय रेडियस। अच्छा यहां तक स्कूल में खत्म। अब इसके बाद देखो अगर बेटा मुझे यहां से पूछ ले भी इसका वॉल्यूम कितना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ प्लेनेट, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं। आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि जो ये कैपिटल डी माना है दिस इज द बेसिकली व्हाट डायामीटर ऑफ प्लेनेट। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। अरे आपको पता चला है डायमीटर कितना है थीटा इंटू आर, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट बिकम कितनी होती है बेटा डायमीटर बाय 2 है ना, और डायमीटर कितना आपको पता है थीटा इंटू आर बाय 2। बेटा एक बात ध्यान देके चलना, यहाँ पे जो कैपिटल आर माना है वो क्या है बेसिकली डायमीटर ऑफ प्लेनेट, और जो यहाँ स्मॉल आर माना है बेसिकली ये रेडियस नहीं है, वो बताने के लिए रेडियस है। दैट्स द एग्जैक्टली व्हाट सेपरेशन। ये क्या है हकीकत में सेपरेशन। अब आपको एक बात बताया जाए कि जो ये मून है वो कैसे नेचर का, इट इज व्हाट डिस्क या स्फेरिकल, इट इज अ स्फेरिकल इन नेचर। हकीकत में तो स्फेरिकल है, वो तो देखने के लिए हमें इसको किसकी तरह ट्रीट किया था एज अ डिस्क की तरह थे, ये जस्ट हमने अपीयर किया था, बट रियलिटी में तो ये कैसे नेचर का है आपके पास स्फेरिकल इन नेचर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द एरिया ऑफ प्लेनेट, बट ये पूछता कोई नहीं, बट बेसिकली नॉलेज के लिए बच्चों के लिए बता रहा हूं। आपको पता बेटा अगर उसका एरिया बताना है एरिया ऑफ स्फीयर व्हाट 4πr²। क्या आपको बेटा आर पता है, आर की वैल्यू क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 4/3πr³ ऑफ अ स्फीयर है ना बेटा, और कैपिटल आर क्या बेसिकली इसकी एक तरह से रेडियस है ना स्फीयर की। तो कैपिटल आर आपको पता है थीटा r/2, वैल्यू पुट कर दी, तो दैट्स द
व्हाट एरिया ऑफ सरफेस एरिया, मतलब जो गेंद के ऊपर ऊपर वाला सरफेस एरिया होता है, दैट्स द सरफेस एरिया ऑफ व्हाट प्लेनेट एंड दिस इज द सरफेस एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ द प्लेनेट। तो बिल्कुल बेसिक सा मेथड है क्या निकालने का, साइज ऑफ अ प्लेनेट, जो हमारे पास कंसीडर किया जाता है। ध्यान देंगे बेटा, एक बार इसको भी राइट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक मेथड। अगला मेथड हम देखते हैं क्या, ताकि आप स्टार वगैरह या किसी भी दूसरे गैलेक्सी वगैरह 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 कुछ भी लगा लो, गैलेक्सी तो नहीं कह सकते, हाँ किसी भी दूर के प्लैनेट्स या किसी भी दूर के स्टार की लोकेशन आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, कैसे नहीं। तो पहले इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, अभी हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है या लास्ट मेथड है जो मेजरमेंट का, वो कौन सा है, पैरालैक्स मेथड। बेटा बेसिकली एक माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरालैक्स मेथड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट अपने आप में समझने का। बेटा बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके बिहाफ पे आप बहुत दूर के डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है यार ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। बेटा बेसिकली पैरालैक्स मेथड ये बताता है भी चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड। अब ऐसे कैसे यार, यार एक बात खुद सोचो, अगर मैं बात करता हूं आपसे, जैसे सपोज किया मैंने कहा ये मार्कर है, अब ध्यान दीजिए मैंने यहाँ दो लाइनिंग बना दी, यहाँ मैंने लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया, जैसे सपोज करते यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 1 फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा बेटा ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहां से देख रहा हूं, यहां खड़े होकर मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैंने बेटा ध्यान दो ऑब्जेक्ट यहीं पे पड़ा है, मैंने यहां से देख रहा हूं, तो मेरे को इसके पीछे क्या दिख रहा है, ये वाली चीज, ये 2 दिख रहा है। बट अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज कर दूं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं की, तो ऑब्जेक्ट तो कहां दिख रहा है यार, वही है, बट हाँ अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या हो गया, चेंज। कुछ सोचो बेटा, कि जब मैं वहां खड़ा होकर देख रहा था, मुझे इस ऑब्जेक्ट के बैक साइड में क्या दिख रहा था, 2 लिखा हुआ, और जब मैं यहां से खड़ा होकर देख रहा हूं तो मुझे इसके पीछे क्या दिख रहा है, वहां लिखा हुआ। मानते नहीं मानते, बेसिकली आपको पता है ऑब्जेक्ट तो वही है, ऑब्जेक्ट तो कहां है, वही, बट इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या हो गया, चेंज। तो इस मेथड के बिहाफ पे आप काफी कुछ चीजें हैं जो कैलकुलेट की जा सकती हैं बिल्कुल आसानी से। समझ पा रहे नहीं पा रहे बेटा, तो कैसे कैलकुलेट करें देखते हैं। तो बेसिकली जो पैरालैक्स मेथड है ये एक ऐसा ही मेथड है जिसने क्या कहा बेटा, भी अगर आपके पास सपोज करते हैं भी 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लिए जाए, मैंने कहा लेट एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां है, मैं यहां खड़ा होकर देख रहा हूं, है ना, मैंने कहा एक दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, कौन सा मान लिया जाए, बी, है ना, मैंने कहा मुझे कोई एक स्टार वगैरह को ऑब्जर्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने क्या कोई दिक्कत नहीं यार, आप इस पॉइंट से स्टार पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट से जिस स्टार को आप देख रहे हो ऑब्जर्व करना है उस स्टार पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी बी से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, है ना। तो आपने कहा भी अब एंगल कैसे बनाए, मैंने कहा लेट बेटा यहाँ पे कोई एक वर्टिकल लाइन मान लेंगे, वर्टिकल लाइन के साथ लेट इट मेक्स एन एंगल, यहाँ पे कितना बनाया, θ1, है ना। सिमिलरली दूसरी वाली जगह पे यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना बनाया बेटा, लेट अस कंसीडर θ2, है ना। अब एक बात बताइए बेटा, क्या आप यहाँ पे ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंगल कैलकुलेट कर लें। तो एक बात खुद सोचो बेटा, अगर ये एंगल θ1 है तो दिस एंगल इज आल्सो θ1, ये एंगल अगर θ2 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया बेटा, θ2, तो ये टोटल एंगल कितना हो चुका बेटा आपका, θ1 प्लस θ2। खुद सोचो भी हमारे पास बेसिकली स्टार तो वही है, अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे इसके पीछे ये वाली जगह दिखेगी, अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे स्टार के पीछे ये वाली जगह दिखेगी। तो इसी स्टार की पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरालैक्स मेथड। मैंने कहा भी हमारे पास पोज करते 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट मानने, एक ए दूसरा माना बी, ठीक है बेटा। आप चाहे तो इस लाइन को ड्रॉ करो ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा बेटा लेट एक वर्टिकल लाइन मान ली जस्ट नॉर्मली, मैंने कहा जब ए पॉइंट से स्टार को ऑब्जर्व किया इसके साथ कितना एंगल बना, θ2, बी पॉइंट से ऑब्जर्व किया इसके साथ एंगल कितना बना, θ2, सॉरी θ1, बी ए वाले से θ2, इस सॉरी गलत मान रहा हूं यार, थोड़ा सा इधर मान लें, लेट ए वाले के साथ एंगल बना बेटा कितना, θ1, बी वाले के साथ कितना बना, θ2, ताकि सिंपल सा याद रहेगा। तो आपको पता है ये θ2 है तो ये भी कितना हो गया, θ2, ये θ1 है तो ये भी कितना हो गया, θ1, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, θ1 प्लस θ2, है ना। तो ये जब सामने बेटा हमारे पास जब पार्टिकल ये ट्रेवल हो रहा है,
वो कहां जा रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम नाम देते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस। कुछ जने इसको बेसिक बोलते हैं, बट बेसिकली ये बेसिक नहीं है, क्या है, बेसिस। बेसिस एक ऐसा वर्ड है जो आपको ये बताता है कि दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की सेपरेशन। ये ग्रीक लेटर के बिहाफ पे वहां पे कंसीडर कर देते हैं। कुछ जने इसको इंग्लिश में लेके चलते हैं, बट ये फिजिक्स के रिगार्डिंग एक सेपरेशन को डिनोट करता है, आप सिंपली देख सकते हैं। बट एक बात ध्यान देना, तो मैंने कहा बेटा लेट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की यहां से ये दूरी कितनी मान लीजिए, रेडियस आया ना बेटा। तो आपको पता है ये जो एंगल है, ये क्या है, एंगल। सामने वाला एक तरह से किसका काम करेगा, इट विल बिहेव लाइक एन आर्क। क्यों बेटा, एक बात खुद सोचिए, मैंने कहा भी जो हमारे पास ये स्टार वगैरह की लोकेशन को ऑब्जर्व करते हैं, इसकी लोकेशन को स्टार वगैरह, ये दूर के डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब ये दूर के डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो देन उस केस के अंदर चाहे वो एक देखने में एक स्ट्रेट लाइन है, बट बेसिकली इट विल बिहेव लाइक एन आर्क। इसका काम करती है आर्क का। जैसे लास्ट क्वेश्चन बेटा मैंने कहा था भी अगर आपके पास कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ था और आप यहां से लेके बिल्कुल यहां तक ट्रेवल कर रहे हो, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि आप यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर रहे हो, फ्रॉम ए से लेके बी तक, ठीक है बेटा। तो ये जो डिस्टेंस अगर आप इसे ज्वाइन कर भी लो, लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा। तो एक बात खुद सोचिए बेटा, भी जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली क्या है, बहुत छोटा। तो इसलिए ये सामने आप इसको एज ए स्ट्रेट लाइन मान लो या एक आर्क मानो, क्या मानो, आर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, तो सिंपल बेसिकली यूज हुआ। दोबारा से कॉन्सेप्ट कौन सा बेटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो मुझे बेसिकली डिस्टेंस निकालना है भी यहां से स्टार कितनी दूर है, तो आप यहां से रेडियस निकाल सकते हो। मतलब एक तरह से क्या है, ये एक तरह से सेपरेशन है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आर्क बाय वोट थीटा। तो आपको पता है बेटा आर्क कितनी है, बेसिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की सेपरेशन, और जो टोटल एंगल थीटा आया वो कितना बेटा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। दैट्स द सेपरेशन ऑफ स्टार फ्रॉम अ पॉइंट, है ना बेटा। तो दोबारा देखना, पैरेलैक्स बेसिकली मेथड क्या है, कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू उसके बैकग्राउंड, विद बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितनी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसे क्या नाम दिया गया बेटा, पैरेलैक्स मेथड। तो इसकी डेफिनेशन खुद देखेंगे तो क्या आ जाएगी, बिल्कुल सेम चीज है। पैरेलैक्स मेथड या द चेंज इन द पोजीशन, ऐसे कह सकते हैं, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the change in the position of an object with respect to its background, ठीक है, is called पैरेलैक्स मेथड। भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू बेटा वोट, उसकी बैकग्राउंड से क्या नाम दिया, पैरेलैक्स मेथड। बिल्कुल सिंपल सा वे है। बट एक माइंड में यहाँ क्वेश्चन आता है यार, ये मैक्सिमम कितनी सेपरेशन देती है। अब एक बात को सोचो बेटा, कैलकुलेशन भी एक लिमिट तक की जा सकती है हमारे हिसाब से, है ना। आपको पता बेटा जैसे जैसे थीटा छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे सेपरेशन बढ़ती जाएगी। मतलब थीटा को आप छोटा तो कर सकते हैं, थीटा छोटा किया जा सकता है, बट उसे भी एक लिमिट से ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, है ना। क्योंकि एंगल्स को भी आप सेकंड से ज्यादा इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो मतलब जब एंगल सेकंड्स के अंदर चला गया, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, तो एंगल जैसे ही सेकंड में चला गया, अभी अगर उससे छोटा एंगल करेंगे तो उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। मतलब वहां पे जाके एक बाउंडेशन आ गई भी, हाँ अभी आप इससे ज्यादा सेपरेशन का डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर मैं बेसिस को बढ़ाता हूं, मतलब थीटा तो एक फिक्स हो गया, बेसिस को बढ़ाता हूं तो सेपरेशन बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे बेसिस बढ़ेगी। तो मतलब मैं ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा दूर तक की सेपरेशन को कैलकुलेट कर सकता हूं। समझ पा रहे हो भी, अगर थीटा क्या हो रहा है बेटा, छोटा, भी इसे छोटा करते जाए। आपको पता भी जैसे जैसे पॉइंट दूर जाता जाएगा, ये पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, इससे ऊपर होता, तो उस केस के अंदर क्या होगा बेटा, ये एंगल छोटा होएगा। और एंगल अगर सेकंड से छोटा चला जाता है तो उसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल ही नहीं, टिपिकल हो जाती है बहुत ज्यादा।
पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब थीटा को सेकंड से अगर छोटा करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन से गलत रिजल्ट आएंगे। मतलब थीटा एक फिक्स वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा एक काम करो, बेसिस को बढ़ाओ। अगर बेसिस बढ़ेगा तो सेपरेशन ज्यादा एक्यूरेटली आएगी। सिंपल सी बात है, सेपरेशन ज्यादा कैलकुलेट कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने कहा यार भाई अर्थ के ऊपर हम सर्वाइव करते हैं, तो अर्थ पे रह के मैक्सिमम बेसिस कितनी हो सकती है, मैक्सिमम बेसिस कितनी हो सकती है। एक बात खुद सोचो बेटा, अर्थ के ऊपर दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बच्चे कहेंगे यार भी अर्थ है, क्या है बेटा अर्थ, एक बेसिस यहां मान लो, एक बेसिस यहां मान लो, काम खत्म। अर्थ की रेडियस कितनी है 6400, 12,800 किलोमीटर हो गया, काम खत्म। बट नहीं बेटा यार, आप अर्थ पे रहते हो, आपको ये पता है कोई स्टार वगैरह देखना है दूर का, है ना। आपने क्या सुना है कि जो अर्थ होती है वो सन के राउंड रिवॉल्व करती है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। बेटा 9th क्लास में आपको करवाया सभी को भी, जो अर्थ होती है वो सन के राउंड कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, इलिप्टिकल। सर्कुलर भी मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। आपको मैंने जैसे एज्यूम कर लिया अभी, लेट यहाँ पे आपका सन मान लिया बीच में, है ना। यहाँ पे आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इलेक्ट्रॉन डाल दे सॉरी। आपको पता बेटा अर्थ और सन के बीच की सेपरेशन लास्ट क्लास में कराया था, कितनी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। मैंने कहा बेटा अगर आपके पास कोई यहाँ पे एक स्टार पड़ा है, मुझे इस स्टार की सेपरेशन देखनी है फ्रॉम अर्थ, तब कैसे करें। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर छोटे से काम चल जाए तो बढ़िया है। जैसे मेरे को ये कहते भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक टावर है, 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, एग्जैक्ट मीटर बताओ, यहाँ से निकल जाएगा। बट अगर ये पूछ ले बहुत ज्यादा दूर, एक बहुत ज्यादा दूर कोई एक क्या है स्टार, तब कैसे निकालेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा बेटा अर्थ के ऊपर हम रहते हैं तो अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है। अगर अर्थ एक टाइम पे आज यहाँ है तो आज से एग्जैक्ट 6 मंथ के बाद वो यहाँ होगी, है ना। तो अगर आज अर्थ यहाँ है 6 महीने बाद वो यहाँ होगी, क्यों, क्योंकि 1 साल तो पूरा चक्कर करने में लग रहा है, तो 6 महीने में वो आधे दूर आ गई। तो एक तरह से ये सेपरेशन भी कितनी होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। तो आपने एक काम किया भी, अर्थ से जब इस पॉइंट पे था, लाइट इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी। आपने क्या कहा बेटा, बी अर्थ वाले से स्टार के ए पॉइंट से ज्वाइन किया। अब यहां पे हमारे पास एक टर्म का यूज करते हैं भी, यार ये एंगल तो है बट या तो वर्टिकल लाइन लो, बट अर्थ के फ्रेम से बाहर चली गई तो ऐसे कैलकुलेट करना औखा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस स्टार। क्या बोलते हैं, रेफरेंस स्टार। इसको विजुलाइज करना है, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा सपोज करो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से, मेरे से काफी दूर कोई एक जैसे मेरे सामने वैसे देखा जाए इस टाइम पे क्या लग रहा है, कोई एक चार्ट लग रहा है, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करा, मैं यहां से देख रहा हूं, जब मैंने यहां से देखा यहां पे करके, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये था, बट स्टार या चार्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था। बट अगर मैं यहां से देखूंगा तब भी चार्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था। ये थोड़ा सा विजुलाइज करवाना थोड़ा सा टिपिकल है, प्रैक्टिकली करवाना बहुत आसान है। वो सोचो बेटा, मैंने क्या कहा, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, मैंने बहुत दूर का ऐसा पॉइंट मान लिया जो जैसे सपोज करो यहां से 1 किलोमीटर दूर हो, ठीक है। तो मैं यहां से देखूं या यहां से देखूं, बट जो वो टावर वगैरह या कोई भी चीज होगी उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, समझ पा रहे हो भी। तो आप एक ऐसा पॉइंट एज्यूम करेंगे जिसकी दूरी यहां से बहुत ज्यादा हो, उसकी पोजीशन में 1% भी फर्क ना पड़े। तो ऐसे पॉइंट को हम नाम दे देते हैं रेफरेंस स्टार। तो आपको रेफरेंस स्टार यहां से इतनी दूर होता है भी, आप उसे इस जगह से देखो या इस जगह से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेसिकली ये कहने के लिए कहां पड़ा होता है, एक तरफ से इन्फिनिटी पे, कहां पड़ा होता है आपके लिए इन्फिनिटी, विच इज नोन एज रेफरेंस स्टार। एक बार जेईई मेन के पॉइंट में आपके पास रेफरेंस स्टार के बारे में पूछा गया था भी, रेफरेंस स्टार किसे माना जाए। तो उनमें ऑप्शन क्या थे, पहला भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेपरेशन से कम हो, नहीं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेपरेशन से थोड़ा ज्यादा हो, तीसरा कहीं मर्जी ले लो, चौथा ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कंपैरेटिवली कम से कम 20 गुना ज्यादा हो। तो ऑप्शन क्या था, डी भी, जो हमारे पास रेफरेंस स्टार होता है वो इतना ज्यादा दूर हो भी, आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को अगर चेंज भी करो तो उसकी पोजीशन पे कोई फर्क ना पड़े। एक बार जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है आपका 4 मार्क्स का ये, बट एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी आज तक शायद कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, ठीक है बेटा। तो रेफरेंस स्टार समझ में आया, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। और ये विजुलाइज करवाना क्लास में बहुत आसान है ये टॉपिक, बट यहां बोर्ड पे समझाना हल्का सा टिपिकल है मेरे लिए बेटा। यहाँ पे मैंने कहा तो रेफरेंस पॉइंट से ए से जब स्टार को ज्वाइन किया, लेट इसके साथ कितना एंगल बना बेटा, θ1, है ना। सिमिलरली बी से अगर स्टार को ज्वाइन करेंगे
है ना, अगेन रेफरेंस स्टार, सेम रेफरेंस स्टार होगा, है ना बेटा। तो अगेन इस रेफरेंस स्टार के साथ ये भी इंफिनिटी में पड़ा है, जिसके साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा 2। तो आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, जैसे सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगर यार यहाँ पे एक वर्टेक्स लाइन ड्रॉ कर दी, सेमी वर्टेक्स लाइन, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है बेटा, थीटा 1। अगर ये एंगल थीटा 2 है तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा 2, है ना। तो ये सेपरेशन ये मुझे निकालनी है, लेट इट इज रेडियस, जो कैलकुलेट करनी है। कैसे करें, देखो खुद एंगल के सामने वाला क्या हो गया, आर्क, ये क्या होगी, रेडियस, ये क्या है, थीटा, है ना। तो टोटल एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू आर्क, मतलब बेसिस। और यहाँ पे बेसिस कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्लस 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 2 हो गया। और ये कितना हो गया बेटा, रेडियस। तो यहाँ पे जो बेटा रेडियस आपकी निकल के आती है, मतलब सेपरेशन, वो कितनी आ जाएगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय बेटा वो थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो दैट्स द मैक्सिमम सेपरेशन है जो हम अर्थ पे रह के किसी भी स्टार की कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान देना, दोबारा से बताया मैंने क्या कहा था, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड, है ना बेटा। तो इसमें हमने क्या करा, एक रेफरेंस स्टार माना, ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट अर्थ के एक पॉइंट यहां माना, 6 मंथ बाद वो पॉइंट दूसरी जगह चला गया, तो मैंने कहा बेटा लेट इसके साथ एंगल बना थीटा 1, दूसरे के साथ एंगल कितना बना, थीटा 2, है ना। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो एंगल के सामने क्या है, एक तरह से बेसिस, ये क्या है, रेडियस, तो रेडियस निकाल ली, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, रेडियस निकाल ली। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन जो छोटी सी हमारी एनसीईआरटी में की हुई है, एनसीईआरटी में कहा भी हमारे पास इसकी मदद से आप जो मैक्सिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना गिवन है, 100 लाइट ईयर। कितना बोला हुआ है, 100 लाइट ईयर। बाद में बेटा हमारे पास जो, बट मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैं ये नहीं कहता कि वो सही है गलत है, जो बट मेरे अकॉर्डिंग है, मैं उसमें कोई नहीं कहूंगा, अभी शायद मैं भी गलत हो सकता हूं, बट मैंने अब तक जितना पढ़ा है बाकी जगह से। देखो एनसीईआरटी ने कहा है कि हम हमारे पास इस कैलकुलेटिव मेथड से जो मैक्सिमम सेपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 100 लाइट ईयर, है ना। और लाइट ईयर आपको याद है बेटा कितना था, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कर देना तो वहां से निकल गया, लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। बट इस वाले मेथड को जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें एरर वाले कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया, और एरर ने कहा था भी अगर 8% से कम एरर हो तो उसको कंसीडर किया जा सकता है, जो मेथड है हमारे पास, बाद में मैं आपको करवा के चलूंगा। तो इसलिए बेटा मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब हमने करा इसको, तो हम 200 लाइट ईयर, कितना बेटा, 200 लाइट ईयर तक का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बुक ने कितना दिया है, 100। तो इसलिए मैं इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अगर आपको सही लगता है मैं प्रेफर करूंगा 200 लाइट ईयर को अकॉर्डिंग टू रूल, बट एनसीईआरटी ने कितना दे रखा है, 100 लाइट ईयर। तो बेसिकली बेटा ये आपके पास 3 मेथड हैं जो मैंने बताए हैं। अब ये लेक्चर थोड़ा बकवास बना, जैसा बना ये सारा का सारा ऐसा ही था, इसमें कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा समझने का पॉइंट ज्यादा था इन दिस मेथड। और ये एक अकेला मेथड है जो आपके पेपर में आना है, आपको कुछ नहीं करना, ये कोई डिस्कशन नहीं बताना, कुछ नहीं, सिर्फ आपने क्या करना है यार, स्कूल के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनानी है, जो वन ऑफ द मोस्ट है, क्या था, पोजीशन चेंज होना किसी ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट मानना, ये बेसिस मानना। बुक में तो, स्कूल में तो ये करवाएंगे नहीं, सीधा ये वाला करवाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये एंगल वाला हो गया, थीटा 1 थीटा 2 निकालना, सीधा कैलकुलेशन है, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर बेटा, ठीक है। तो बाकी इसके बिहाफ पे जितने भी लेक्चर्स होंगे या जितने भी टॉपिक्स हैं, बेसिकली आपके मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाले कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम वालों में आपके 2 आपको याद रखने, वो यही खत्म करवा देता हूं, कोई खास काम के नहीं है। टाइम के अंदर बेटा आपके पास रहेगा एक यूनिट आती है शेक, वैसे मैं बता चुका हूं, शेक कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, है ना। अगर आपके पास यहाँ लिख दिया जाए 1 मिली सेकेंड, इसका मतलब पता है ना 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, इसका मतलब पता है ना 10⁻6 सेकेंड। तो बेसिकली 3-4 चीजें हैं जो नॉर्मली आपसे पूछी जा सकती हैं। एक वर्ड आ जाता है सेकंड पेंडुलम, क्या बढ़ा जाता है, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम नाम से ही वैसे क्लियर हो जाता है कई बच्चों के। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, एक ऐसी पेंडुलम जो आपको पता है ना बॉब वाला मोशन करती है, एक ऐसी पेंडुलम जिसको एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड का टाइम लगे। कितना टाइम, 2 सेकंड, उसे क्या नाम दे देते हैं, सेकंड पेंडुलम। कोई दिक्कत नहीं। एक होती है एटॉमिक क्लॉक, कोई काम की नहीं, पढ़ना भी नहीं है, पर प्लस जो आपकी पहली यूनिट है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा बकवास मार के बुक वालों ने, तो उसका आई थिंक मेरे ख्याल से जो बस बेटा आप सभी को मेथड ऑफ मेजरमेंट क्लियर हो गए। 2 लेक्चर्स बन चुके हैं, पिछले वाला थोड़ा सा अच्छा गया था, थोड़ा सा बकवास गया मेरे को पता है,
ठीक है बेटा। तो बाकी कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आपका डायमेंशंस किसे कहते हैं, डायमेंशंस के बिहाफ पे सारी की सारी विद प्रैक्टिस, उसके 2 लेक्चर बनेंगे और उस पर हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।